Hello everyone, thank you so much of your love and patience. Many of you have been asking about my CSIR journey, about how to get admission in PhD, how to get admission in BHU. So in this video, I'm going to share my complete journey, complete CSIR journey, and also my preparation strategy of CSIR. मैंने ना मतलब आप लोग के DMs में से 7 से 8 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, और जो कि कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए। तो उनमें से पहला है कि आपको कितना टाइम लगा CSIR क्वालिफाई करने में। तो ऑनेस्टली मुझे 1.5 से 2 साल लगा था, और हो सकता है जैसे जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो मेरे लिए एप्लीकेबल था, अगर हो सकता है वो सबके लिए एप्लीकेबल ना हो। तो मैं डिफरेंट कैटेगरी भी आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे मुझे लगा 1.5 से 2 साल क्यों लगा, क्योंकि मैंने गैप लिया था। मैंने BSc और मास्टर्स जो भी मैंने किया है, बैचलर्स और मास्टर्स, उसमें मैंने सिर्फ एग्ज़ाम देने गई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ 12th तक पढ़ी थी, मतलब 12th तक मैं अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। 11th मैंने अच्छे से, मेरी NCERT क्लियर थी, बेसिक्स मेरे बहुत अच्छे थे। 12th के बाद क्या हुआ, मुझे नीट निकालना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नीट नहीं क्लियर कर पाई। क्लियर क्या करना है, मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। आज तक मैंने नीट का पेपर एग्ज़ाम नहीं दिया कभी, जबकि मुझे डॉक्टर बनना था उस टाइम, मेरा एक ये एम था। तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। तो क्या हुआ, अब 12th के बाद मैंने BSc में एडमिशन लिया, कुछ नहीं पढ़ी पूरे साल। एग्ज़ाम था, 2 दिन पहले शुरू किया, एग्ज़ाम दिया है। मास्टर्स में भी यही हाल, एग्ज़ाम था, 2 दिन पहले पढ़े और दिया है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे होश आ रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, कि ऐसे तो नहीं बैठा जा सकता, अब क्या करें। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो अब वैसे डॉक्टर नहीं बन पाए, नाम के आगे ही डॉक्टर लगा लेते, तो उसके लिए क्या करना है, नेट निकालना है सीधे, या PhD करनी है। तो नेट के लिए अब मैंने मास्टर्स के बाद शुरू किया, तो मैंने बेसिक से शुरू किया, ज़ीरो से सब कुछ। मैं आपको कैसे बताऊंगी कि बेसिक से कैसे तैयारी करें, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगी। अभी मैं अपना बताती हूँ। तो मैंने शुरू किया ज़ीरो से, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, और मुझे लगता है ऑनलाइन बेस्ट है। अगर आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था अनअकैडमी से। IFS बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, TLS एक है, त्रियम्बकम करके, और वेदमी है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में भी बताऊंगी जिनसे आप पढ़ सकते हैं पहले आप, ठीक है। और कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन चूज़ करें उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी। तो मुझे लगा 1.5 से 2 साल, क्योंकि मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा हिले हुए थे। तो फिर मैंने सब ज़ीरो से शुरू किया, इसलिए 2 साल लग गया। अगर आपका BSc अच्छा है, मास्टर्स अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने निकाला है, तो आपका सिलेबस 80% तो कवर हो जाता है यूनिवर्सिटी से ही। तो आपको हो सकता है 6 मंथ लगे। तो जो लोग भी वीडियो आती है ना, बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं कि CSI नेट 3 मंथ्स में क्वालिफाई करे, फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, 6 मंथ में क्वालिफाई हो जाएगा, तो ये सारी हैं डिपेंड करती हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको 6 मंथ में ही निकालना है। आप पहले देखिए आप किस स्टेज पे हैं। आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं, सब कुछ आपको आता है, अब आपको बस थोड़ा सा एडवांस जाना है, तो आपको 6 मंथ लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन उस टाइम कैसी है। तो वो आपको चेक करना होगा, वो मैं बताऊंगी कैसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा 1.5 से 2 साल। कोचिंग मैंने ऑनलाइन ली थी। मैंने कुछ टीचर्स, पहले मैंने यूट्यूब पे गई, यूट्यूब पे कुछ टीचर्स सेलेक्ट किए, जैसे ज्योति मैम 6 यूनिट कवर करती हैं, वो ज्योति कुमारी मैम बेस्ट हैं भाई, वो बेस्ट, सच में। ये वीडियो स्पॉन्सर्स नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। ज्योति कुमारी मैम से पढ़िए। वैसे तो मेरा नाम भी ज्योति है, ओ शिट, मैं तो इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई खुद को, ठीक है। मेरा नाम भी ज्योति है, और मैं PhD कर रही हूँ BHU में, ठीक है। तो चलते हैं, मैं कहाँ पे थी, हाँ। तो ज्योति मैम जो है ना, वो बेस्ट हैं। उनसे आप 6 यूनिट पढ़ सकते हैं, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इससे मैं बता रही हूँ आपका 70 से 80% ना कवर हो जाता है। मतलब पूरे सिलेबस का नहीं, लेकिन आपको जितना अटेम्प्ट करना है
उसका 70-60% मैम के ही सिलेबस से आना है, जितना मैम कराती हैं। ये यूनिट तो आँख बंद करके उनसे जाके पढ़ लो आप। फिर मैंने वीरेंद्र सर से पढ़ा बायोकेमिस्ट्री, एक सलमान सर थे, उनसे मैंने पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। भाई बेस्ट है, क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाई थी उन्होंने। तो आप वहाँ से, तो मैं इसके लिए ना एक सेपरेट बनाऊँगी वीडियो कि आप कौन कौन से टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। फिर आता है बुक्स कौन सी पढ़ें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने एक भी बुक, स्टैंडर्ड बुक किसी भी यूनिट की नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। ऑलरेडी मुझे 1.5 साल लग गया इसमें निकालने में। 1.5 साल में अगर उन साल में मैं बुक पढ़ना शुरू करती तो भाई मेरे को तो 6-7 साल लग जाता। नहीं पढ़ी मैंने बुक। और ऑनेस्टली बता रही हूँ, बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ ठीक है, आपने बैचलर्स में मास्टर्स में एंटायर सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप, तो आप बुक पे स्विच कर सकते हैं। अगर आप बहुत एडवांस पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट तरीके से ये एग्ज़ाम निकालना है तो बुक पढ़ने की ऑनेस्टली कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं किसी ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपके आसपास अगर ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है तो आप जाके सीधे ऑफलाइन में ट्राई करिए और वहाँ के नोट्स लीजिए। वो नोट्स लेके और PYQ ज़रूर लगाएं। और कब लगाएं वो मैं आपको बताऊंगी कि कब PYQ लगाएं, लेकिन PYQ ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो हो गया बुक्स। जिसके पास टाइम है, जिसको पढ़ने का मन है कि उसको और एडवांस जाना है, वो बुक्स प्रेफर कर सकता है, और बाकी बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो भाई नोट्स बनाते हो ना, तो शॉर्ट नोट ज़रूर बना लो हर एक यूनिट के, क्योंकि ना CSIR का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ, मैं तो कहूँगी, क्योंकि मैं पता है मतलब मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने हर यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो आपको शेयर कर दूँगी। हाँ, उसके लिए आप मुझे DM करिएगा तो मैं यूनिट वाइज आपको नोट शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से बनाए थे और मैंने एंड टाइम पे उन्हीं शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, और वो मेरे लिए भाई रामबाण की तरह काम किया था उन्होंने मुझे, मतलब उन नोट्स ने। ठीक है, तो नोट्स बना सकते हैं अगर आपको बनाना पसंद है। अगर आपको नहीं भी बनाना पसंद है तो इतना बना लीजिए रफ बेसिस पे कि एंड में वो आप एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है कि कितनी यूनिट कवर की मैंने। तो टोटल 13 यूनिट है। जो लोग कहते हैं 8 से 9 यूनिट तैयार कर लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो चीज़ गलत है। ठीक है, आप 8 से 9 तैयार कर लो, लोग कहते हैं, फिर वो आपकी 99% रेडी होनी चाहिए। अगर वो 8 से 9 यूनिट अगर आप फिर 80% तैयार करके जा रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे ना क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स होके, 2-3 यूनिट मिक्स करके एक क्वेश्चन बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता 8 से 9 यूनिट में कुछ होने वाला है। मैं तो कहूँगी आप मिनिमम 10 यूनिट लेके चलो, मैक्सिमम तो ठीक है 13 हो गई, पर 11-12 रखो यार। 11-12 तो ठीक है, आप 9 यूनिट करो ना 80-90%, लेकिन वो जो 11-12 यूनिट है ना, वो आप 50-60% भी कर लो, बस आपको आइडिया रहे। अगर 2 यूनिट से मिला के कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप कर सको। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा। और मैंने भी क्या किया था, मैंने 11 यूनिट तैयार की थी, 80-90%। 11 यूनिट, 90 से भी ज़्यादा की होंगी, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा था उन 11 यूनिट्स का। मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी यूनिट छोड़ी थी। मैंने छोड़ी थी क्लासिकल बायोलॉजी, मतलब डाइवर्सिटी भाई मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैंने बैचलर्स में नहीं पढ़ी, मास्टर्स में नहीं पढ़ी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और अभी भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे डाइवर्सिटी का D भी नहीं आता, कुछ नहीं पता है मेरे को। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन जो मैं अभी कर रही हूँ उसका मैंने पढ़ लिया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप डाइवर्सिटी स्किप कर सकते हो। डाइवर्सिटी आप स्किप कर दो। अप्लाइड बायोलॉजी मैंने स्किप की थी। बाकी यूनिट ज़रूर पढ़नी है, बाकी सारी यूनिट, जैसे 11 यूनिट आप कर लो ऑन एन एवरेज। कौन कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ज्योति मैम के पास जाओ। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, ये 4 यूनिट ना इतनी इजी हैं। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आई नो सभी हैं, तो ये 4 यूनिट कर लो। 15 दिन भी नहीं लगेगा, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। 4 यूनिट रेडी होने में बहुत अच्छी हैं।
ठीक है। उसके बाद ज्योति मैम की प्लांट फिजियो करो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी करो। ऑनेस्टली बता रही हूँ 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जितने भी बायोलॉजी वाले हैं प्लीज़ प्लांट फिजियोलॉजी मत छोड़ो, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत स्कोरिंग है। तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जितने भी जूलॉजी बैकग्राउंड्स हैं प्लीज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्किप मत करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और स्कोरिंग तो बहुत है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 यूनिट ये हो गई। बायोकेमिस्ट्री कर लो, फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी कर लो। अगर आपको इंटरेस्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है मॉल बायो पढ़ने में। मॉल बायो से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बॉटनी से हैं, बैकग्राउंड से हैं, बॉटनी बैकग्राउंड से, तो आप एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ सकते हैं। लेकिन जितने भी जूलॉजी बैकग्राउंड से, प्लीज़ प्लांट फिजियोलॉजिस्ट छोड़ने की सोचना भी मत। बहुत अच्छी यूनिट है यार, आप पढ़ो, ठीक है। तो 11 यूनिट तो कर ही लो, ठीक है। 9 से 10, ठीक है, मिनिमम हो गया। मैक्सिमम आप 11 से 12 कर लो। कुछ लोग बहुत एडवांस होते हैं, वो 13 कर लेते हैं, तो वो 13 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किया था अपना 11 यूनिट रेडी की थी। मैं यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी जल्दी, ठीक है। यूनिट हो गया और मैंने लिख के रखे हैं आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फिर आया PYQ। PYQ मैंने आपको बताया कि लगाने हैं। कब लगाने हैं? शुरू में नहीं लगाने हैं। शुरू में आप क्या करो, पढ़ो, एक यूनिट पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। 1-2 महीने तक PYQ मत टच करो, क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि पढ़ो तुरंत PYQ करो। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। मैं जो यूनिट पढ़ रही थी, जैसे मैंने आज मान लो फर्स्ट डे है मेरा, मैंने शुरू किया, मैंने यूनिट पढ़ी, उसके जस्ट बाद मैंने उसका PYQ लगाया, मुझसे नहीं हुआ, मेरा मोरल डाउन हो गया एकदम से। मुझे लगा यार ये तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और जबकि मैंने पढ़ा कितना, मैंने पढ़ा 0.1% और मैं सीधे चली गई PYQ लगाने। नहीं होगा मुझसे, क्योंकि जैसे नीट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसा ये पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं आते भाई, यहाँ कि एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पूरा एक पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ को समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको यूनिट को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अगर सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होगा टॉपिक से, लेकिन उसमें पूरा वो एंटायर यूनिट से वो क्वेश्चन होगा, आपको वो पूरी यूनिट समझनी पड़ेगी। तो मेरा मानना ये है, आप एक यूनिट पूरी पढ़ो। एक यूनिट जब आप पढ़ेंगे, उस यूनिट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं ये स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। जब आप 6 से 7 महीने आपको हो जाए प्रिपरेशन करते हो, तब आप डेली PYQ लगा सकते हो, जब आप रिवीजन मोड में हो। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो पहले आप कंप्लीट यूनिट पढ़ो, समझो, उसको रिवाइज करो 3 से 4 बार, देन PYQ पे स्विच करो। आई होप ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, क्योंकि ये मेरे लिए काम करी थी। क्योंकि स्टार्टिंग में ना, मैंने बताया ना आपको कि मुझे 1.5 साल से 2 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 8 से 9 महीने मैं टैकल ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने ये पढ़ा, मुझे याद ही नहीं रह रहा है, मैं भूल जा रही हूँ, मुझसे PYQ नहीं हो रहा है। भाई मैं शुरुआत में ना 8 से 9 महीने सेल्फ डाउट में रही हूँ कि मुझसे होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे थे, टीचर्स थे, वो अपने अकॉर्डिंग बता रहे, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही थी। वो चीज़ ठीक है, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने आज पढ़ना शुरू किया 0 से और मैं PYQ लगाने चली। भाई मेरा हो गया मोरल डाउन एकदम से कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके लिए ये काम करता है, आपको भी यूनिट आती है, तब आप PYQ पे स्विच करें, वरना पहले यूनिट पढ़ें देन PYQ लगाएं, ठीक है। फिर आगे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर आगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है? मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है। आपकी जब 7 से 8 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, तब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। स्टार्टिंग में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी मत लगाना। ये गलती मत करना कि स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देंगे, नहीं। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो। और एक क्वेश्चन और आया था कि आपने रिवीजन कितने टाइम्स किया। सही बताऊँ तो मैंने 9 से 10 बार, लेकिन पूरी यूनिट का नहीं। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे, मेरे शॉर्ट नोट ऐसे थे ना कि मतलब वहाँ से
कोई क्वेश्चन होगा जो बाहर होगा। मेरे शॉर्ट नोट पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करते थे, लेकिन जैसे इकोलॉजी हो गया, मैंने 15 से 20 पेज में पूरे इकोलॉजी के शॉर्ट नोट बना रखे थे और उसमें सब कवर है। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ जिससे आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाए, ठीक है। तो रिवीज़न मैंने किया था 8 से 9 बार, सीरियसली किया था, क्योंकि मेरा 2 बार एग्ज़ाम नहीं निकला है। मेरा एग्ज़ाम थर्ड टाइम में निकला है, थर्ड अटैम्प्ट में निकला है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। मेरी परसेंटाइल इतनी गंदी नहीं, 80 समथिंग आई थी। 80 भी गंदी होती है, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल मेरी, ठीक है। उसके बाद 91 कुछ, एंड देन कितनी आई पता नहीं नहीं, मेरी 97.9 ऐसा कुछ परसेंटाइल है। तो फिर आ गया टाइम मैनेज कैसे किया। तो टाइम मैंने कैसे मैनेज किया, मैं ऑनलाइन क्या करती थी, स्टार्टिंग में 2 लेक्चर मैं सुबह में लेती थी, मॉर्निंग टाइम। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, इवनिंग पर्सन है, डजंट मैटर, आप चाहे सुबह में पढ़ो शाम में पढ़ो। अब बस ये है कि अगर सुबह में पढ़ लो, 2 अगर आपने लेक्चर लिए हैं, पहले उनको रिवाइज़ करके मतलब कंप्लीट करो, ठीक है। मतलब डेली का डेली स्टार्टिंग में रिवीजन ज़रूर करो। जब आप दिन में आपने जो कुछ भी पढ़ा, रात में सोने से पहले उसको रिवाइज़ करके सो भाई, कि हाँ ये मुझे आना चाहिए। और क्या करो, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपको रिवीजन भी कम करना पड़ेगा। ये जो मैं 8 से 9 बार रिवीजन बता रही हूँ ना, ये मैंने कैसे किया, मैंने अकेले नहीं किया। मेरी कुछ दोस्त भी थी जो CSIR की प्रेपरेशन कर रही थी, तो हम क्या करते थे, कॉल पे एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ते थे। तो डिस्कस करने के बाद फिर रिवाइज़ करते थे, मतलब समझ रहे हैं आप। तो मैंने वैसे पढ़ा। तो अगर आपका कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त, बुरा नहीं, अच्छा दोस्त सेलेक्ट करें, ठीक है। वैसे अगर आप दोस्त बोल रहे हो तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरा होगा तो वो दोस्त नहीं होगा, पता नहीं, ठीक है। तो आप पहले एक दोस्त को मतलब आप देखो कि कोई आपका दोस्त है, या फिर कोई आपका अननोन, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई आपका दोस्त मिल जाए, या फिर आप जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं वहाँ कोई आपका मिल जाए साथ का। तो आप क्या करो, वीक में कर पाओ, डेली कर पाओ तो बहुत अच्छा है। वीक में एक दिन चूज़ करो कि आपने जो पूरा वीक किया, आप लोग टारगेट बना के चलो कि हाँ ये यूनिट करनी है हमको इस वीक में, और संडे को आप इस यूनिट का मतलब यूनिट को डिस्कस करो। क्योंकि पता है CSIR के ऐसा एग्ज़ाम है, जैसे नीट का होता है ना, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, NCERT से क्वेश्चन आते हैं, और मतलब उतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। मैं बायो की बात कर रही हूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री में आते होंगे, आइडिया नहीं उतना। लेकिन अगर आप CSIR की बात करें तो यहाँ पे आपका ना सिर्फ मेमोरी तेज़ होना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो एक फैक्टर है कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और वो तब आती है जब आप डिस्कस करते हो और जब आप उस चीज़ पे सोचते हो। अकेले आप सोचोगे, अगर आप अकेले सोच सकते हो तो ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो तो उसका पूरा मैप तैयार करो कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ से ये, क्योंकि पूरा पैराग्राफ आता है और उसमें कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप क्या करो, वीक में आपने जो भी पढ़ा, आप उस अपने दोस्त के साथ कॉल पे, जूम पे, या किसी भी चीज़ से आप उस पूरे चीज़ के बारे में डिस्कस करो। या जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है तो आप ये करो कि ये मैं तुझे पढ़ाऊँगा एक बार और फिर तू मुझे पढ़ाना, मतलब एक दूसरे को पढ़ाओ उसको लेके कि ये ऐसे होगा। और फिर एक दूसरे से 1 से 2 घंटा सेशन निकालो, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो। PYQ नहीं पूछना है, अपने दिमाग से कुछ भी, मेमोरी वाले पूछो तो आपका पार्ट भी तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपका पार्ट C रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। और आपके एक DM आए हुए हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। तो ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, पर मैंने पार्ट C में लगभग 22 से, मतलब अटैम्प्ट तो मैंने 25 किए थे पार्ट C में, लेकिन उसमें से मेरे सही गए थे 22 से 23 क्वेश्चन समथिंग। और पार्ट B में मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे
और उसमें से मेरे कितने ठीक थे, 30 क्वेश्चन करने होता था ना हमको, 35 समथिंग। तो उसमें से मेरे ज़्यादा तो नहीं, 27 समथिंग क्वेश्चन मेरे उसमें ठीक थे। ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरा JRF ना तब निकला है जब मैंने PhD में एडमिशन ले लिया था। क्योंकि मैंने एडमिशन लिया था अपना गेट के बेसिस पे, तो उसकी एक अलग स्टोरी है। PhD में एडमिशन कैसे लें वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो मेरा हो गया, मैंने 1.5 से 2 साल में मैंने अपना निकाला, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम मुझे टैकल करने में ही निकल गया कि क्या सही है क्या गलत है। स्टार्टिंग में मेरा मतलब टोटली टाइम वेस्ट था, मैं सिर्फ समझ रही थी इसको कैसे करें, क्योंकि भाई सिलेबस इतना ज़्यादा है और ऊपर से इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सेल्फ डाउट हो जाएगा सबसे पहले तो, या फिर आप गलत तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे अच्छा है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, वेदमी, अनअकैडमी, IFS, जो आपको बेस्ट लगे। उसका तरीका ये है, आप यूट्यूब पे जाओ, पर्टिकुलर यूनिट के लिए पर्टिकुलर टीचर को सेलेक्ट करो, फिर आप देखो आपके मैक्सिमम टीचर कहाँ मिल रहे हैं। क्योंकि हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, तो आप यूट्यूब से देखो आपके लिए वेदमी अच्छा है, अनअकैडमी अच्छा है, या फिर IFS या TLS, जो भी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर्स हैं आपके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, उसके बाद PYQ लास्ट में लगाने हैं, पहले यूनिट कंप्लीट करनी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ज़रूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत, क्योंकि हर बार वो आप पूरी यूनिट तो नहीं पढ़ सकते ना, नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना तब शॉर्ट नोट्स काम आएंगे आपके। ठीक है, और मॉक टेस्ट लास्ट में लगाना है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, ठीक है, मैं आपको इतनी शॉकिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। मैंने 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाए होंगे, वो भी पूरे नहीं, आधे। मैंने 1.5 साल की प्रिपरेशन में एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मैंने एक भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी। ठीक है, ऑनलाइन मैंने रखी थी बुक अपने पास, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। मेरा फोकस था सिर्फ JRF क्लियर करना, तब मुझे बहुत एडवांस नहीं पढ़ना था। और सच में बता रही हूँ, आपने अगर JRF का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, 13 यूनिट या 12 यूनिट, भाई इतना भंडार है, इतना सिलेबस है, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम और क्या पढ़ना है। पढ़ लो, PhD पढ़ी है, अभी सिर्फ एग्ज़ाम निकालो, PhD में जितना पढ़ना है पढ़ लेना, बहुत पढ़ने को मिलेगा PhD में, सब पढ़ लेना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करो, एग्ज़ाम क्लियर करो। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, बेवकूफ़ों की तरह हार्ड वर्क नहीं करना है बहुत ज़्यादा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 11 यूनिट कर लो मिनिमम, और प्लीज़ नोट्स बना लो। और मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो लास्ट में लगाओ, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। सब कुछ तो नहीं किया होगा, पता नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो आपको बता दे रही हूँ। अब इसमें से आपके लिए जो वर्क करें आप वो कर लीजिए। और यूनिट मैं बता रही हूँ मैंने किस किस से पढ़ा था। ज्योति मैम से मैंने पढ़ी 6 यूनिट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने वीरेंद्र सर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने सलमान सर से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी। एक आरती मैम है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो टेक्निक्स ना बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। मतलब टेक्निक्स अगर पढ़ना है, PYQ लगाना है, आरती मैम से पढ़ लो, बहुत बेस्ट है। आरती कुमारी करके होगा, आप लोग पढ़, मतलब उनको देखा होगा आपने यूट्यूब पे, पढ़ा भी होगा। ठीक है, कौन सी यूनिट बच गई है अब? जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री वीरेंद्र सर से पढ़ लो, अच्छा पढ़ाते हैं। और हाँ, बायोकेमिस्ट्री अगर मैं IFS की बात करूँ तो वो है ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, चौधरी करके एक सर हैं, IFS के सर हैं। ठीक है, उनसे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो। IFS में बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, उनसे पढ़ लो। और मतलब IFS के टीचर मस्त हैं। उनका लास्ट में मैंने उनसे पढ़ी थी, मतलब वो जो एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ आती है ना, मैंने वो लास्ट में देखी थी, बहुत हेल्पफुल थी, बहुत हेल्पफुल। ठीक है, और
मेरी जो मैंने 1.5 साल की प्रिपरेशन में 1 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, और उसके बाद मैंने यूट्यूब से कंटिन्यू किया, अपने रिवीजन कर रही थी। यूट्यूब से मैंने IFS की एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ देखी थी, और उसके अलावा मैंने अपने शॉर्ट नोट रिवाइज़ किए, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किए। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, बहुत जल्दी ही बनाऊंगी, और उसमें बाकी की चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, बाय।